मैंने बहुत काम डील किए वहाँ पे, और उन्हीं कामों में से एक काम ऐसा काम था जिसका अभी भी मुझे नॉलेज है, और उस काम के माध्यम से मैं आज उन आम लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ जो आज ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, या जो इतने अनभिज्ञ हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर। Dear friend, my name is SS पवार एंड आई एम एन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मी। तो जैसे कि आज है 29 नवंबर और अभी मॉर्निंग की हो रही हैं 10:30, और मैं जा रहा था किसी गांव में आगे एक जाकाल जो मैं बराबर बताता रहता हूं। लेकिन इस जंगल में जो सोलिटरी जो शांति है वो देखकर मुझे लगा कि मुझे कुछ देर कहीं पर बैठ करके इस नेचर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं एक नेचर लवर भी हूँ, और मैं शहर की दौड़ भाग से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, और इसी प्रकार से जो शांत एरिया है वो मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक एक्स सर्विस मैन हूँ आर्मी से, और मैं 2009 में रिटायर हो गया था आर्मी से। उसके बाद मैंने अनदर जॉब ज्वाइन करी, वो भी डिफेंस में, और डिफेंस में एज ए क्लर्क मैंने बहुत काम डील किए वहाँ पे, और उन्हीं कामों में से एक काम ऐसा काम था जिसका अभी भी मुझे नॉलेज है, और उस काम के माध्यम से मैं आज उन आम लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ जो आज ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, या जो इतने अनभिज्ञ हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आज केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देश की जनता के लिए बहुत सारे कल्याणकारी काम कई भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं, और करोड़ों और अरबों रुपया उसमें बहाया जा रहा है। उसमें यानी जो टैक्स पेयर होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, जो अपना टैक्स पे करते हैं, और मैं भी खुद टैक्स पेयर था, अब तो मैं जॉब छोड़ दी, अब तो मैं टैक्स के दायरे में नहीं आता हूँ, बट जब मैं ऑन जॉब था मैंने भी टैक्स पे किया है, और उस टैक्स का जो पैसा होता है सरकार उसको आम जनता के कल्याण के लिए, शहर के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, दूर दराज जो क्षेत्र होते हैं, सड़कें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और विशेषकर गांव में जैसे आमतौर पर रोड हो गई है, गलियां हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है, सफाई हो गई है, रेन वाटर प्रिजर्वेशन के लिए यानी जल संरक्षण के लिए जैसे तालाब बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका पैसा आज केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो वो कितना यूटिलाइज हो रहा है ये तभी पता चलेगा जब आप लोग गांव में आओगे, जो लोग शहरों में रहते हैं, क्योंकि शहर में तो है चकाचौंध है, वहाँ पे बराबर काम होता है, और नहीं भी होगा तो वहाँ के लोग आवाज़ उठाने वाले होते हैं। तो अगर धरातल पे देखा जाए तो वो काम कितना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो आकर के ही पता चलेगा। और जब मैं भी शहर से कई बार आता हूँ गांव में, तब मुझे भी बड़ा दुख होता है कि इतना पैसा रिलीज होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। और सरकार ने तो कर दिया, लेकिन जो बीच का जो चैनल होता है, जिन अधिकारियों से, जिन प्रतिनिधियों से, जिन कर्मचारियों से वो पैसा आता है, वो कहाँ कहाँ परसेंटेज में जो शेयर डिवाइड हो जाता है, और लास्ट तक जो 1 लाख का जो 60,000 जो पैसा आता है ना, 40,000 जो भी आता है, उससे कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो भी वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह शेयर बंटा हुआ है, तो वो भी ऐसे तैसे उस काम को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, ऐसे जो भ्रष्टाचार हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो, कहीं भी हो, ऐसे जो भ्रष्टाचार आज हो रहे हैं, और हम जो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं इन्हीं जानने के बाद भी, और हम ना तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और ना हम किसी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल जनप्रतिनिधि होने के कारण कोई भी बुराई मोल नहीं लेना चाहता है, पहला रीज़न। तो इस भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हो और इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, भले ही आज भी वो एग्जिस्ट है, इन भ्रष्टाचार जो करप्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी सन 2005 में, और सन 2005 में संसद द्वारा यानी 15 जून 2005 को
संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसको कहते हैं RTI, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है हिंदी में सूचना का अधिकार। यानी हर नागरिक को अधिकार है कि वो जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके विभागों के द्वारा किए हुए कार्य की वो लोग जांच करवा सकें और उनसे सूचना प्राप्त कर सकें, जिसको कि 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो एक उदासीनता है, यानी काम के प्रति जो जवाबदेही जिनकी है, वो जो एक बिल्कुल लेटे हुए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मेरे भी दिमाग में आया कि मैं भी कुछ जनता को जागरूक करूं, उनको बताऊं कि आपके पास इतना बड़ा क्या हथियार है कि जिससे आप उन लोगों की कुर्सी, उन जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कामों की, सबको आप जो है उस वेपन से मार सकते हैं, यानी उनकी कुर्सी को हिला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी टेबल डील की है RTI की, और जो सूचना का जो अधिकार है वो एक ऐसा अधिकार है जो भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों द्वारा या संगठन से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। ओके, तो ये एक आम नागरिक का जो एक अधिकार दिया गया उसको। तो RTI का उद्देश्य क्या था सरकार का, इसके पीछे सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता जिसको कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, जो सरकारी काम काज है उसमें कैसे पारदर्शिता लाना है, वो एक सरकार का RTI का एक उद्देश्य था। दूसरा है सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाना, किसी भी कार्य के प्रति उनकी एक जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। तो हर अधिकारी की एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही है कि वो जो कार्य उसको सौंपा गया, जो उसके अधीन जो काम हुआ है, वो उसके प्रति उसकी वफादारी और क्या पारदर्शिता है, तो उसके बारे में उसकी जवाबदेही। तीसरा भ्रष्टाचार को रोकने में ये मदद करता है। और जो चौथा है वह नागरिकों को सशक्त बनाकर उन्हीं सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अवसर देता है। जब जैसे आप लोग गांव में हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो आपको तब पता चल जाएगा कि आपने मान लो कोई सूचना मांग ली, तब आपको पता चल जाएगी आपके कितने बड़े अधिकार हैं, सरकार ने आपको कितने बड़े अधिकार दिए हुए हैं। ओके, तो जो RTI है उसके तहत उसके द्वारा क्या क्या जानकारी आप मांग सकते हैं, तो जो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो सरकारी विभाग हैं आप उनके रिकॉर्ड मांग सकते हैं, भाई कितना बजट आया, क्या आया, जो भी मतलब जो भी रिकॉर्ड है सारे आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है। दूसरा है सरकारी नीतियों और कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करना, कि सरकार ने क्या नीतियाँ बनाई, क्या उनकी नीतियाँ हैं और क्या उनके कार्यक्रम हैं, ये भी आप RTI से पूछ सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्ते, अगर एक आम इंसान है जो ये जानना चाहता है कि इतनी बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हैं यार, ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या गवर्नमेंट दे रही है, क्या इनके इमोलूमेंट्स हैं, क्या क्या इनके इंटाइटलमेंट इनका है, तो आप उसका भी पता कर सकते हैं कि इनके वेतन और भत्ते क्या क्या हैं। चौथा जो है सरकारी परियोजनाओं की जानकारी, और जो पांचवा है सरकारी, तो मेन है सरकारी खर्च का विवरण। और ग्राम पंचायत के लेवल पे यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सरकारी जो खर्च है जो रिलीज होता है गांव के विकास के लिए, ये प्रधान के पास एक आपके जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ब्लॉक प्रमुख जो भी हैं मतलब, तो उनको गांव के लिए, ब्लॉक के लिए, जिला स्तर पर क्या क्या सरकारी खर्च हुआ है उसका विवरण मांग सकते हैं। तो आप RTI का प्रयोग कैसे करें, ये पहला मुद्दा, ये कैसे आपको प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको एक सरल आवेदन पत्र लिखनी, चिट्ठी लिखनी है। और चिट्ठी कैसे लिखनी है मैं आगे, अब जब मैंने शुरुआत कर दी तो वो भी मैं आपको आगे दूसरे पार्ट में बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है। तो आपको एक सरल आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आप जो जानकारी चाहते हैं उसे स्पष्ट लिखना है
और जानकारी क्या क्या आप मांग सकते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो दूसरा है उसमें आवेदन से संबंधित विभाग या संगठन में जमा करें उस पत्र को, या तो आप उसे डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन आप हर विभाग का अलग अलग पोर्टल है, उसको खोल करके जाइए और उसमें जो आरटीआई का एक लिंक होगा उससे आप आरटीआई यानी सूचना मांग सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको एक छोटा सा शुल्क उसके लिए पे करना होता है, भुगतान करना होता है। तो अभी तक तो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये रखे हुए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सूचना मांग रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेज रहे हैं तो वहाँ पे आपको आईपीओ यानी उसके साथ इनक्लोज करना पड़ेगा। आईपीओ एक होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होता है 10 रुपये का, तो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, बड़े वाले पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में इसका यूज़ नहीं है तो वो लाते नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस हैं जो गांव के बाज़ार के होंगे वहाँ पक्का मिलेगा। बाय हैंड जब आरटीआई वहाँ जो उनका जो डिस्पैचर काउंटर होता है यानी जहाँ से डाक डिस्पैच होती है, रिसीव होती है, वहाँ पे आप पे कर सकते हैं इसको वहाँ जा करके। या तो जो सीपीआईओ होता है या आईपीओ जो भी होता है वहाँ पे सूचना जो ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, तो वहाँ भी उसको जमा कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट आप ज़रूर ले लें। वो जो है 30 दिन के अंदर जो आपने आवेदन जो प्राप्त करने की तिथि है उनकी, यानी अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है तो जिस दिन उनको रिसीव होगा वो सारा आजकल ट्रैक हो जाता है कि कब उनको रिसीव हुआ है, तो उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर उनको वो सूचना आप तक डिस्पैच करनी ही है। अगर आपको सूचना का जवाब नहीं मिला, जो सूचना आप मांग रहे हैं, या उस जो सूचना आपने मांगी और सूचना उस विभाग से आप तक पहुंची उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं फर्स्ट एपेलेट को। तो एक है फर्स्ट एपेलेट और एक है सेकेंड एपेलेट, तो दोनों अथॉरिटी हैं, वहाँ आप अपील कर सकते हैं कि जो मैंने जिस विभाग से सूचना मांगी थी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए आपको एक अपील करनी है। और अपील का जो मसौदा उसको कैसे तैयार करना है कि अपनी जो मूल आरटीआई जो पहले आपने आरटीआई भेजी है उसका आवेदन का आपने स्पष्ट विवरण लिखना है, स्पष्ट रूप से बताना है कि जिसमें आपने क्या क्या होना है। आवेदन जो संख्या नंबर है जो वहाँ से अगर बाय हैंड जमा किया आपने तो वहाँ से मिला होगा, जो आपने भेजा होगा उसमें आपने कुछ नंबर दिया होगा, नंबर नहीं तो तारीख भी हो सकती है, किस डेट पे आपने दी है, तो ये भी आपने उस पहली वाली अपील वाली में उसमें बताना है। और ये भी कि आप प्रतिक्रिया या उसकी कमी से क्यों असंतुष्ट हैं, ये भी रीज़न आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी लगाने आपने, जो वहाँ से सूचना मिली है वो भी इनक्लोज करनी है उसके साथ। तो अपील को कैसे दायर करना है, व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ऑनलाइन प्रथम अपील अधिकारी को अपील करना है। हर डिपार्टमेंट में जो है फर्स्ट एपेलेट ऑफिसर डेप्यूट किया हुआ है, आपने उससे कांटेक्ट करना है, यानी डाक द्वारा भेजना है। अपनी अपील की स्थिति जानने के लिए प्रथम जो जिसको आपने भेजा है उसको फॉलोअप करना आपने, और ज़्यादा अगर हेल्प चाहिए आपको तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कहा जाता है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट, ऑनलाइन या बाय पोस्ट। जो इसकी समय सीमा है अपील करने के बाद कब तक आपको इसका जवाब मिलेगा, तो उसकी जो प्राप्त होने की जो तिथि है 30 दिन के अंदर, जिस दिन उनको मिला होगा उसके 30 दिन के भीतर आपको उसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आज उनको मिला है 29 नवंबर को, उनको कोई आपकी तरफ से कोई लेटर मिला है यानी फर्स्ट अपील मिली है, तो 13 दिसंबर तक वहाँ से वो डिस्पैच हो जानी चाहिए, आपका जवाब डिस्पैच हो जाएगा। तो 30 दिन का इसमें समय है। इसके लिए अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, आपने फर्स्ट में जो 10 रुपये दे दिए सारा काम उसी में हो जाएगा। अगर शुल्क की जो बात है उसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ मैं, अगर आपने कोई सूचना मांगी है, दस्तावेज जो उनसे मांगा है, तो उनको जाहिर है कि फ़ोटोकॉपी करना होगा, तो वो आपको सूचित कर सकते हैं कि ये सूचना हमारे पास उपलब्ध है, या ये सूचना हम आपको देना चाहते हैं जो आप मांग रहे हैं, बट आपको इतने रुपये पहले, इतना अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा, क्योंकि पर कॉपी 5 रुपये भी हो सकता है, 2 रुपये भी, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। अगर कलर मोड में आप चाहते हैं कलर में तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। तो यदि आप पहली अपील से भी संतुष्ट नहीं हुए तो आप केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को आप दूसरी अपील
दायर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट CIC को दायर हो गया, और नहीं तो आप कानूनी सहायता भी ले सकते हैं किसी वकील के द्वारा, जो कि सब मुफ्त होगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। तो जब आपने RTI के थ्रू कोई सूचना मांगी है तो आपको उसके लिए दृढ़ रहना है। समाज और देश हित के बारे में RTI का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि RTI से हम क्या नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी है कुछ गवर्नमेंट ने कुछ प्रतिबंध भी लगा रखे हैं कि क्या क्या हम RTI से नहीं पूछ सकते हैं। तो RTI जैसे कि एक शक्तिशाली उपकरण है और एक बहुत बड़ा हथियार है ये, लेकिन इसकी भी कुछ एक बाउंड से कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ लिमिट है। तो उसकी भी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या क्या नहीं मांग सकते हैं। तो जैसे किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी आप नहीं मांग सकते हैं, जैसे पता हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, बैंक खाता विवरण हो गया, मेडिकल रिपोर्ट, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, वो चीज़ आप RTI से नहीं मांग सकते हैं। दूसरी जो एक और बात थी वो थी जैसे पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां होते हैं द्वारा चल रही जांच भी आप उनसे उसकी संबंधित जानकारी नहीं मांग सकते हैं। तीसरी एक और है, जो कैबिनेट में जो बैठकें होती हैं, जो चर्चा होती है, उसके जो गोपनीय जानकारी है उसको भी आप नहीं मांग सकते हैं। जो चौथी है, किसी भी अदालत में चल रहे जो मुकदमे होते हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ मुकदमे होते हैं, उससे आप कोई संबंधित जानकारी नहीं मांग सकते हैं। पांचवा है, जो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो वो भी आप नहीं मांग सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई कुछ गोपनीय जानकारी भी होती हैं, वो भी आप नहीं मांग सकते हैं। किसी कंपनी के व्यापारिक जो रहस्य होते हैं या गोपनीय व्यापारिक जो जानकारी होती है वो भी आप नहीं मांग सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी, जैसे कि नौकरी का आवेदन, प्रमोशन कब हो रहा है, इसका कब हुआ है, ये भी आप नहीं मांग सकते हैं। तो ये सीमाएं हैं कुछ, लेकिन एक और इसमें ये लैकुना है कि विशिष्ट परिस्थितियों में वो सीमाएं भी कभी कभी जो है उनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है, वो भी आप मांग सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण ये है कि आप जो है RTI आवेदन को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से तैयार करें, ताकि अधिकतम जानकारी आपको मिल सके। साफ साफ लिखें आप क्या आप मांगना चाहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया क्या नहीं मांगना चाहते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब RTI का जहाँ कुछ फ़ायदा है आम जनता को, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या नहीं मांग सकते हैं, तो इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं इसके, और वो भी आपको जाननी चाहिए। जैसे कि जब कोई डिपार्टमेंट में काम चल रहा होता है, कभी कभी, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, काफ़ी हेक्टिक एक सिचुएशन होती है, काम सिर पे होता है, काम का लोड होता है, और कभी कभी स्टाफ नहीं होता है, मैन पावर नहीं होती है, और RTI का जवाब जो है विदिन जो लिमिट है, बाउंड है, उसकी जो है 30 डेज़ के अंदर देना होता है। और जो संबंधित अधिकारी या जो कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उनके काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। ये मैंने देखा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हम रात भर बैठे रहते थे कि कहाँ से ढूंढें, क्या करें, क्योंकि जो संबंधित डिपार्टमेंट ने मांगी है, तो उन्होंने हमसे मांगी है कि उस व्यक्ति को भेजना है, तो उसको थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा कामकाज में भी बाधा उत्पन्न होती है। और कुछ मामलों में RTI का जो उपयोग व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उनका निजता का हनन भी होता है। क्योंकि जो मैंने बताया था पहले कि भाई आप निजी जानकारी नहीं मांग सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ हद तक उसमें कुछ ढील दी जा सकती है, लेकिन उसका जो प्राइवेसी है उसका भी हनन होता है। दुरुपयोग की संभावना भी बहुत है, मिसयूज भी बहुत होता है इसका। क्योंकि मैंने भी डील की है। तो मिसयूज कैसे है, जैसे कोई बदला लेता है, किसी अगर डिपार्टमेंट से कोई बदला लेना है, उनको परेशान करना है, तो कुछ ना कुछ 10 रुपये की बात है, आराम से आप 100 रुपये में 10 RTI मांग सकते हो अगर उस डिपार्टमेंट को परेशान करना है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव रिजल्ट है। अच्छा, और जैसे किसी संगठन की छवि को ख़राब करना, उसको बदनाम करना, वो भी एक नेगेटिव इसका रिजल्ट है। और नेक्स्ट है प्रशासनिक बोझ, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन पर अलग से एक बोझ पड़ा रहता है कि वो जवाब देना है, उसको ढूंढो, वो तैयार करो, तो सारे उनके ऊपर एडिशनल ये बर्डन आ जाता है।
नेक्स्ट है भय का माहौल। कुछ अधिकारी क्या होते हैं, काफ़ी आरटीआई से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जब उनकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है तो भय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरटीआई है ही ऐसे हथियार कि भय पैदा करना है। और भय बिन भूत न प्रीत। जब तक किसी भी अधिकारी या किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जनप्रति के अंदर भय नहीं होगा तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है कि भय की वजह से वो अधिकारी और कार्यों के लिए जो डिसीजन लेने होते हैं वो भी नहीं ले पाता है। तो ये भी एक नेगेटिव इसका इफेक्ट होता है, नेगेटिव रिजल्ट है। तो ये था आरटीआई, ये एक्ट कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे आपको आरटीआई भेजनी है, क्या कितना इसमें शुल्क लगता है, और साथ साथ इसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या क्या है, ये सारा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ग्राम पंचायत के लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर आपको आरटीआई कैसे मांगनी है, उसका मसौदा कैसे तैयार करना है, उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे वो चिट्ठी तैयार करनी है, आवेदन पत्र कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो पक्का इसका यूज़ करना आपने, जो ग्रामीण गांव में जो लोग हैं और जो देखते हैं और जो समझते हैं कि इस गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट जो पार्ट में बताऊंगा तो कैसे इसको तैयार करना, मसौदा कैसे बनाना आपने आरटीआई लेटर, कैसे आपने आरटीआई लेटर लिखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल पावर पाड़ी ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।